पापी प्यार। मैं अपने कोठरी में बैठा अपने अंजाम के बारे में सोच रहा था कि तभी बगल की कोठरी से किसी ने जोर का आर्तनाद किया, बाहर निकलो, मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हवलदार दाताराम उसके कोठरी के दरवाजे के करीब पहुंचा और उसे दांत पीसकर कहा, साले तूने 4 लोगों को मारा है और अब अपने अंजाम के बारे में सोचकर शोर मचा रहा, चुप हो जा वरना तेरी वो गत बनाऊंगा कि याद रखेगा। मुझे भी 10 साल की सजा हो चुकी थी, पता नहीं खुदा को मेरे हिस्से में क्या मंजूर था। मैं उस मनहूस दिन को कोसने लगा जब से इन सब चीजों की शुरुआत हुई। एकाएक वो मंजर मेरे आंखों के सामने घूम गया। मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। मेरे पतन का कारण बनी कर्ज जो मैंने अपनी बॉस माया से लिया था। अब मुझे कर्ज लेना पड़ा क्योंकि माँ कैंसर से पीड़ित थी और मेरे पास उनका इलाज करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ऐसे में मेरी बॉस माया एक फरिश्ता साबित हुई। पहले मुझे लगा था उन्होंने मेरी मदद मेरी काबिलियत से खुश होकर किया है, पर मैं गलत था। वो मुझसे वो सेवाएं चाहती थी जो एक मर्द अपनी पत्नी को देता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता है। पहली दफा जब उसने मुझे ये सब करने को कहा तो मैंने साफ मना कर दिया, तो उसका जवाब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो बोली, देखो विकास, ये दुनिया आपसी फायदे से चलती है, तुम मुझे अपनी सेवाएं दो, मैं तुम्हें कर्ज मुक्त करती हूँ। मैंने भी हामी भर दी और उसे अपनी सेवाएं देने लगा, पर मेरे जीवन में तूफान तब आया जब माँ की तबीयत अचानक ही खराब हो गई और परिवार वालों के कहने पर और माँ की जिद के आगे घुटने टेकते हुए मुझे शादी करने पड़ी। और शादी के कुछ ही दिनों बाद माँ भी चल बसी। तब भी मेरे और माया के बीच सब कुछ जारी रहा, पर एक दिन मैं अपने ऑफिस से जल्दी आकर उपन्यास पढ़ रहा था कि माया का फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया और बोला, हेलो, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। मैडम, आज मैं नहीं आ सकता। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, एक बार तुम्हारा काम क्या निकल गया, पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढने लगे। जो कहती हूँ चुपचाप करो वरना ठीक नहीं होगा। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। मैंने देखा मेरी पत्नी पूजा मेरे पीछे खड़ी है। क्या हुआ जी? ओ पूजा, मैडम का फोन था, वो कल एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं तो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे उनसे मिलने जाना होगा। क्या हुआ, कोई बात है क्या? मैंने सोचा था हम आज मूवी जाएंगे। कोई बात नहीं पूजा, अगली बार चलेंगे। ठीक है जी, आप अपना काम करो। मैंने फोन साइड टेबल पर रख दिया और बाथरूम फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं बाथरूम से फ्रेश होकर निकला तो देखा साइड टेबल पर रखा फोन पूजा के हाथों में था और उसके नजरें मुझसे हजारों सवाल कर रही थी। कहाँ जा रहे हो जी आप? पूजा, मैंने बताया तो, मैं मैडम के पास जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। झूठ, मीटिंग के लिए जा रहे हैं या कुछ और करने? आपकी बॉस का ही फोन था। अपने बर्ताव के लिए माफी मांग रही थी। बोल रही थी, जल्दी आओ मेरे राजा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। क्या कोई बॉस अपनी कर्मचारी से इस तरह से बात करती है? देखिए, मैंने आप जितनी तो दुनिया नहीं देखी, पर इंसान के बर्ताव से विचार पढ़ना मुझे आता है। आपके और माया मैडम के बीच और भी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता। आपके पत्नी होने के नाते आप किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं मुझे पता होना चाहिए। पूजा, तुम मुझे गलत समझोगी, फिर भी अब तुम्हें पता चल ही गया है तो बताता हूँ। ये सब हमारी शादी से पहले से होता आ रहा है। पहले मुझे लगा माया का मुझसे जल्द ही मन भर जाएगा और वो मुझे छोड़ देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने उससे पैसे लिए हैं जो मैंने उससे माँ की इलाज के लिए लिए हैं, और वो रकम इतनी बड़ी है कि मैं उसे उसके पैसे कभी वापस नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी मजबूरी है। कि आपने मुझे इतने दिनों तक धोखे में क्यों रखा? मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए किसी को भी मार सकती हूँ और मर भी सकती हूँ, पर मौजूदा हालात में आपने मुझे धोखे में रखा, जो कहीं ना कहीं आपकी गलती भी है। आप भी उतना ही जिम्मेदार हो जितना कि माया। देखो, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो मुझे मंजूर है, पर तुम अभी इस वक्त मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो माया मेरा जीना मुश्किल कर देगी। ठीक है, याद रखिएगा, आपको भी सजा मिलेगी और उसे भी। मैंने मन ही मन सोचा, पूजा एक गवार औरत है, क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं। अगले दिन मैं ऑफिस से घर काफी जल्दी चला गया। मैंने घर पहुंचकर डोर बेल बजाई। दरवाजा पूजा ने गी खोला, पर उसके कपड़े मुझे कुछ अस्त व्यस्त लगे। मैं अंदर गया तो अंदर जो आदमी मौजूद था उसे देखकर मेरा खून खौल गया। वो आशीष था। ये मुझसे पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा जलने वाला बंदा था। वो शायद पूजा से
पिछले महीने हुए एक पार्टी में मिला हो और वहीं से उन दोनों की जान पहचान हुई हो, पर ये आदमी मेरे घर में क्यों था ये मैं नहीं समझ पा रहा था। आशीष, तुम यहाँ कैसे? भाई, ये सवाल तो तुम अपनी बीवी से पूछो। वो वहां से चला गया। पूजा, ये आशीष यहाँ क्यों आया था? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें सजा मिलेगी, यही है तुम्हारी सजा। तुम जो हमेशा एक पराये औरत के साथ हम बिस्तर हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तुम अपनी गुलछर्रे उड़ाने को मजबूरी का नाम देते हो। याद रखना, तुम जैसे मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगी। यही है तुम्हारी सजा और वो माया भी नहीं बचेगी, देख लेना। कुछ दिन मेरे जीवन में ठहराव रहा, पर वो ठहराव तूफान से पहले की शांति थी। उसी शाम मैडम माया का मुझे बुलावा आया। मैंने भी कोई ना नुकुर नहीं की क्योंकि मैं जानता था वो नहीं मानेगी। मैं उसके फ्लैट के दरवाजे के करीब पहुंचा और डोर बेल बजाया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बड़ी मादक निगाहों से मेरी ओर देखा। उसने बड़े जोरों से मेरा स्वागत किया और जिस तरह बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, उसने मेरे सामने अनेक व्यंजन रखे, जिसे देखकर मैंने कहा, यहाँ मैं खाने नहीं आया, तुमसे मिलने आया हूँ। वो तुरंत उठी और एक विस्की की बोतल ले आई और हमारे बीच एक लंबा शराब का दौर चला। वो पूरी तरह शराब तरंग में थी। उसे देखकर मैं वह से जाने के लिए उठा तो मुझे उठता पाकर वह मेरी ओर एक कतखनी बिल्ली की तरह झपटी। मैंने अपने आप को उसके जिद के आगे बेबस पाया और हार कर वो करने लगा जो उसने मुझे वहां करने के लिए बुलाया था। मैं उसे कोसता हुआ तकिया लेकर हॉल में चला गया। जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो हॉल में लगी रेडियम घड़ी की ओर देखा तो पाया कि रात के 3:15 बजे थे। मैंने तुरंत अपने कपड़े बरामद किए और पहन लिए। उसे अलविदा कहने के लिए मैं बेडरूम में गया तो वह का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा उसके माथे पर एक सुराख था। साफ मालूम हो रहा था उसे माथे पर गोली मारी गई थी जो उसकी मौत का कारण बने थे। इसका मतलब जो पूजा ने कहा था उसने उसे अंजाम दे ही दिया था। अब मेरी भलाई पूजा को ढूंढने में थी। मैंने सबसे पहले अपने दोस्त हर्ष को फोन किया क्योंकि मौजूदा हालात में मेरे पास हथियार होना बहुत जरूरी था। हर्ष भिंडी बाजार में गैरकानूनी हथियारों की खरीद फरोख्त करता था। क्या हुआ भाई, इतनी रात गए फोन किया, कोई बात है क्या? भाई, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, मुझे हथियार चाहिए। ओ भाई, क्या हुआ, सब ठीक तो है? भाई, अभी वक्त बहुत कम है मेरे पास। ठीक है भाई, मैं अभी तेरे घर पहुंचता हूँ। नहीं, मेरे घर मत जाना, मैं तुझे घर के बाहर ही मिल लूंगा। ठीक है भाई, मैं पहुंचता हूँ। हर्ष मुझे मेरे घर की ओर जाने वाली सड़क पर ही मिल गया और बोला, भाई जो भी करना है कर, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। वैसे भी आजकल पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। ठीक है भाई, रो चिंता मत कर। मैं घर पहुंचा। मैंने अपने फ्लैट की डोर बेल बजाई। दरवाजा पूजा ने खोला। पूजा मुझे देखकर चौंकी। मुझे लगा तुम तो भाग जाओगी, पर तुम तो जिगर वाले निकले। देखा, मैंने कहा था उसे भी सजा मिलेगी। मैं तुमसे ये जानना चाहूंगा कि तुमने ये सब कैसे किया? कुछ नहीं, आसान था। पहले मैंने तुम्हारे और माया के रिश्ते के बारे में आशीष की मदद से जाना और माया की नौकरानी से उसके घर की चाबियां हासिल की। और जब तुम यहाँ से गए तो मुझे पता था कि तुम माया के पास जा रहे हो और हम अपने प्लान पर काम करने लगे। हम नौकरानी से मिले चाबियों की मदद से माया के घर में घुसे। तुम और वो शराब के नशे में इतने चूर थे कि तुम दोनों को होश नहीं था। पहले मैंने माया का काम तमाम किया और वापिस यहाँ आ गए। इतने से तुम मुझे फंसा कर बच जाओगी। हाँ, क्योंकि माया को मारने मोटिव सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम माया को अपनी सेवाएं दे देकर थक चुके थे, इसलिए तुमने माया का कत्ल कर दिया। तुम्हारे प्लान तो बहुत अच्छा था, पर अफसोस अब तुम भी जिंदा नहीं रह सकती। मैंने गन निकाली और पूजा को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। गोली उसके माथे पर लगी और वो परलोक सिधार गई। मैंने पुलिस को फोन किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कई बार आप कातिल होते नहीं, हालात आपको बना देते हैं।